हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं एज द कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी काम करने के लिए जो हमें कैपेसिटी चाहिए, क्षमता चाहिए, उसको हम एनर्जी बोलते हैं। जो एनर्जी की एसआई यूनिट है वो है जूल, विच इज आल्सो द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ वर्क, और इसको हम कैपिटल जे के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। एज वी नो, स्केलर क्वांटिटी जो है वो फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात नहीं करते। सो एनर्जी इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और अगर हम एनर्जी की बात करें, सो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जिनको हमने ब्रॉडली दो कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड किया है। वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड अदर वन इज द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम सिंपली जो है डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से हो, यानी जब ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है तब वो जो एनर्जी पोजेस करता है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसके अंदर हमारे पास लाइट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी की एग्जांपल्स आ जाती हैं। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो आप इसको फिलहाल इतना याद रखें कि इट इज द स्टोर्ड एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है ये स्टोर्ड एनर्जी है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसका इस्तेमाल जो है किया जा सकता है कोई भी काम करने के लिए। और न्यूक्लियर एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक एंड इलास्टिक एनर्जी जो है ये पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आ जाती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी को जो है थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में। तो पोटेंशियल एनर्जी, जैसा कि हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी इट इज अ स्टोर्ड एनर्जी दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क, यानी वो एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक स्टोर्ड फॉर्म के अंदर है, लेकिन वो इसका इस्तेमाल कर सकता है कुछ भी काम करने के लिए। पोटेंशियल एनर्जी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज एनर्जी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट की शेप या पोजीशन चेंज होने से ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी डेवलप हो जाएगी उसको हम पोटेंशियल एनर्जी जो है डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। अगर हम चेंज इन शेप की बात करें तो यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हो एक रबर बैंड की, से कि ये कोई रबर बैंड है, जिसको अगर आप यहाँ से स्ट्रेच करते हो, खींचते हो, तो जो ये रबर बैंड है इसकी जो शेप है उसके अंदर चेंज आएगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो रबर बैंड है इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगी। जब आप इस बैंड को यहाँ से वापस से रिलीज करोगे तो ये वापस से जो है अपनी जगह के ऊपर आ जाएगा, और जो वो एनर्जी थी वो वापस से जो वर्क है उसके अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो इस तरह की जो पोटेंशियल एनर्जी है विच इज डेवलप्ड ड्यू टू चेंज इन शेप, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा, अगर हम चेंज इन पोजीशन की बात करें तो यहाँ हम जो है बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, या इसको आप सिंपली कह सकते हो इट इज एनर्जी ड्यू टू हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की हाइट की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी डेवलप हो गई उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। से कि कोई ऑब्जेक्ट है तो आपने उसको से कुछ हाइट के ऊपर रेज किया, जिसको हम एच से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, तो इस हाइट की वजह से इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी डेवलप हो गई है उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जब आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिलीज करोगे तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर एक स्टोर्ड एनर्जी डेवलप हुई थी वो वापस से जो है कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में जब ये मोशन के अंदर आ जाएगा, जिसको हम आगे जो है डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह से एनर्जी एक से दूसरी फॉर्म के अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्म करती है। बट यहाँ फिलहाल आप इतना समझें कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इट इज एनर्जी ड्यू टू हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जितना आप ज्यादा हाइट के ऊपर जो है ऑब्जेक्ट को रेज करोगे उतना ज्यादा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो उस ऑब्जेक्ट में डेवलप होगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जो इक्वेशन है वो है mgh। सो लेट अस सी कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास mgh ये किस तरह से आई। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा वर्क का देख लेते हैं, बिकॉज एज वी सेड एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। तो एनर्जी जो है वो इक्वल है वर्क के, तो उससे पहले हम थोड़ा सा वर्क के बारे में देख लेते हैं। फिजिक्स में जो है हम कब बोलेंगे कि वर्क डन हुआ है, जब जो दो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही हो। तो वर्क डन होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है जिनका होना जरूरी है, तब हम बोलेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो वर्क हुआ है। पहली चीज कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आप कुछ फोर्स लगाओ। तो पहली कंडीशन के ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें क्या करना है, कुछ फोर्स एक्सर्ट करनी है। और दूसरी कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होना चाहिए, वो जो है अपनी जगह से मूव होना चाहिए। तो से कि यहाँ पर हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई और ये कुछ डिस्टेंस तक जो है मूव हुआ, तो ये यहाँ से अब
इस पोजीशन ए से पोजीशन बी के ऊपर आ चुका है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है। जब हमारे पास ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब हम बोलेंगे जो वर्क डन हुआ है। ऐसे कि हम जो है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट अपनी जगह से जो है मूव नहीं हुआ, तो उस केस में वर्क डन जो है वो 0 होगा। अब जो वर्क है वो हमने कहा एक तो फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं, दूसरा वो डिपेंड करता है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुई है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह से कितना मूव हुआ है। तो वर्क की जो इक्वेशन है वो आ जाएगी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इज फोर्स एस इज डिस्प्लेसमेंट। अब से कि हम अगर फोर्स लगाते हैं, से कि हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाई और डिस्प्लेसमेंट 0 हुई, यानी ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिला ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो वर्क डन जो है वो हमारा 0 हुआ। मतलब कि ये दोनों कंडीशन जरूरी हैं तब हम बोलेंगे वर्क जो है वो हुआ है। अब इसमें अगर हम देखें वर्क डन वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, तो अगर हम कहें कि पॉजिटिव वर्क डन हुआ है कब हम बोलेंगे, से कि आपने क्या किया कि ये कोई फुटबॉल है और आपने इसको किक किया। अब जो फोर्स आपने लगाई किक करने में, से आपने यहाँ पर जो है किक किया इसको और फोर्स आपने इस डायरेक्शन के अंदर लगाई है और जो आपका बॉल है ये भी इसी वाली डायरेक्शन के अंदर जो है मूव करेगा, यानी फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है तब हम बोलेंगे वर्क डन पॉजिटिव है। लेकिन अब हम देखते हैं ये बॉल थोड़ा दूर मूव किया और उसके बाद ये रुकना स्टार्ट कर देगा ड्यू टू फ्रिक्शन। अब जो फ्रिक्शन है वो इसके इस डायरेक्शन में लग रही है, से फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में जो है लग रही है फोर्स, लेकिन जो मूवमेंट थी बॉल की वो कौन सी थी, वो ये वाली डायरेक्शन में थी। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो फ्रिक्शन है और जो आपकी जो फोर्स की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो दोनों क्या है, अपोजिट हैं। तो इस केस में हम बोलेंगे कि जो वर्क डन है वो कैसा हुआ है, नेगेटिव हुआ है। यानी अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है तो वर्क डन पॉजिटिव, अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे से तो वर्क डन नेगेटिव। और वर्क डन तीसरी कंडीशन है वर्क डन कैन बी 0। अब 0 कब होगा वर्क डन, जैसा हमने कहा कि अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो नहीं हुई है तो वर्क डन 0 होगा। तो पहली चीज, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव ही नहीं किया इवन तो आपने फोर्स लगाई, तो आपका वर्क डन 0 होगा। और दूसरी कंडीशन ये भी आप याद रखें कि अगर वर्क डन जो है वो राइट एंगल के ऊपर हो, अगर वर्क डन जो है वो होता है एट राइट एंगल। यानी इसमें आप सिंपल सा इतना याद रखें कि जैसे हम बात करें अगर जो से ये हमारी अर्थ है, ये मून है, तो मून जो है वो अर्थ के अराउंड जो है इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट में। तो अर्थ जो है फोर्स जो लगा रही है मून के ऊपर वो क्या है, यहाँ पर एट एन राइट एंगल है, यहाँ एक राइट एंगल के ऊपर जो है फोर्स लग रही है। और ये जो अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ ने कितना वर्क जो है डन किया है मून के ऊपर, तो हम बोलेंगे कि 0 वर्क डन हुआ है। तो ये 3 कंडीशन है जहां पर वर्क डन 0 होगा। आप बस इतना याद रखें, ज्यादा इसमें डिटेल में हमें नहीं जानना है, उतना जरूरत नहीं है। अब जो है हमने ये कुछ यहाँ पर बातें की हैं। अब हम हाँ, एक और चीज यहाँ पर आ जाती है कि वर्क जो है उसकी यूनिट क्या है। तो वर्क की जो ऐसा ही यूनिट है वो है जूल। उसके अलावा एंड एज वी सेड कि वर्क जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है मीटर। तो जो आपका वर्क है उसकी यूनिट जो है न्यूटन मीटर भी है। तो न्यूटन मीटर और जूल ये जो है वर्क की यूनिट है। तो ये हमने कुछ बातें की वर्क के रिलेटेड। अब हम वापस से आ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो हम डिस्कस कर रहे थे वहां पर। तो हमने क्या कहा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे थे, वो इक्वल है mgh के। जो हमने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन जो है वो है mgh। m मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h हाइट। अब इसमें आप ये देखो कि हमने ये भी कहा कि वर्क जो है वो एनर्जी के इक्वल होता है। तो वर्क अभी हमने क्या पढ़ा कि वर्क जो है वो किसके इक्वल है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। और जब हम पढ़ रहे थे न्यूटन के लॉ, वहां पर सेकंड लॉ में हमने ये बात भी की थी कि F इज इक्वल टू ma, ये बात भी हमने की। तो यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं फोर्स जो है उसकी जगह ma लिख सकते हैं, बिकॉज फोर्स ma के इक्वल है। और s जो है डिस्प्लेसमेंट है। अब जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो हम वहां पर क्या बात कर रहे थे कि ये एनर्जी किस वजह से होती है, हाइट की वजह से। जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पे से, कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपने ग्राउंड से इसको यहाँ हाइट के ऊपर जो है उठाया है, तो इसकी वजह से जो हाइट की वजह से इसमें एनर्जी स्टोर हुई है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिलीज करते हो तो कुछ वर्क डन होगा।
यहाँ पर अगर हम देखें कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, यानी ग्राउंड से हमने इसको यहाँ कुछ हाइट पे उठाया है तो इसकी ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है एक्चुअल में, इसकी हाइट। उतनी ही डिस्प्लेसमेंट होगी जितनी हाइट होगी इस ऑब्जेक्ट की। तो मतलब क्या हुआ, ये जो एस है यहाँ पर हम लिख सकते हैं एच यानी हाइट। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट इसकी हाइट होगी। तो जो हमारे पास यहाँ पर W दैट इज वर्क डन, हमने कहा एनर्जी के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि एनर्जी किसके इक्वल आ गई, एम ए इंटू एच। अब यहाँ पर और आप देखें कि जो ए है, A इज इक्वल टू जी। अब A इक्वल कैसे है G के, A जो है वो एक्सेलरेशन है। अगर आपने जो मोशन के ऊपर वीडियो है वो नहीं देखी तो वो पहले आप वो देख लें, तभी आपको ये समझ आएगा। अगर आप नहीं भी समझते हो कि कैसे डिराइव हुई है ये इक्वेशन, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस अगर इसको रट्टा मार लें दैट इज इनफ फॉर द एग्जाम, क्योंकि यहाँ पर MCQs इतना पूछा नहीं जाता, बट थोड़ा सा हम इसको फिर भी देख लेते हैं। A इज एक्सेलरेशन और G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसमें होता क्या है, पहले इक्वेशन देख लेते हैं फिर हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। तो अभी आप सिंपल ये याद रखें, A इज इक्वल टू जी, तो A की जगह हम G भी लिख सकते हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल हो जाएगी किसके, एम जी इंटू एच दैट इज एम जी एच। तो इस तरह से ये वाली जो इक्वेशन है हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी की एम जी एच आ गई है। यानी अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल आ जाता है जहाँ पर आपको निकालना है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आप बताइए किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी है, तो आपने क्या करना है, जो m क्या है मास से के ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पर आ जाता है, हम मान के चलते हैं कि 10 kg। तो हमने कहा 10 इंटू जी। जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी हम जो वैल्यू लेके चलते हैं वो है 9.8। तो अभी इसकी हम बात करते हैं इसके बाद के व्हाट इज दिस जी। अभी आप बस इतना याद रखें कि जी की जो वैल्यू है वो 9.8 है। अगर आपको एग्जाम में कहीं आता है तो आप यही वैल्यू लेकर के चलेंगे, 10 इंटू 9.8 इंटू एच। एच जो है ये डिस्प्लेसमेंट या हाइट कितनी है, ऐसे कि हमने इस ऑब्जेक्ट को जो कुछ हाइट पे उठाया वो था 5 मीटर्स, तो आपने क्या कर देना है इंटू 5। तो ये आपके पास जितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके दैट इज योर आंसर, और साथ में हम यूनिट यूज करेंगे जूल, क्योंकि एनर्जी की यूनिट जो है वो जूल है। तो यहाँ पर आप अगर डिराइव कैसे करना है वो कोई बात नहीं, आप बस इतना याद रखें, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये इक्वेशंस याद होनी चाहिए। उसके अलावा एफ इज इक्वल टू एम ए, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने न्यूटन का, जब हम सेकंड लॉ डिस्कस करे थे मोमेंटम, वहां पर हमने इसकी बात की थी। उसी के अलावा एफ इज इक्वल टू एम जी भी है। और अगर आपको फोर्स निकालनी है, मास दिया हो किसी चीज का तो कितनी फोर्स लग रही है वो आप सिंपली निकाल सकते हो मास को। जी की वैल्यू आप 9.8 लोगे, अप्रॉक्सीमेटली 10 भी ली जाती है इजी करने के लिए। अब ये जी है क्या वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जी क्या है वो देखने के लिए हम एक टर्म पहले यहाँ पर देख लेते हैं, दैट इज फ्री फॉल। तो फ्री फॉल क्या हो गया कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से जो है रिलीज करते हैं तो जो वो ऑब्जेक्ट है वो फ्रीली फॉल करता है अर्थ की तरफ, उसी को हम बोलते हैं फ्री फॉल। यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ मूव करता है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एलान, किसकी फोर्स के अंडर, ग्रेविटी। हालांकि यहाँ पर और भी बहुत सी फोर्सेस लगती हैं जब एक ऑब्जेक्ट जो है नीचे गिरता है, फ्रिक्शन भी लग रही है एयर की वजह से, और भी फोर्सेस हो सकती हैं, एयर रेजिस्टेंस है। लेकिन हम यहाँ फ्री फॉल में बात करते हैं सिर्फ ग्रेविटी की, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है नीचे गिर रहा है उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो कौन सी है, वो ग्रेविटी है। हम सिर्फ ये लेकर के चलते हैं कि सिर्फ ग्रेविटी ही इसके ऊपर एक्ट कर रही है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्री फॉल। अब होता क्या है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है जमीन की तरफ, गिर रहा है नीचे, तो क्या होता है कि जो वो ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी है उसके अंदर चेंज आता है, देयर इज चेंज इन वेलोसिटी। तो उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा, और चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ये हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, इट इज चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर आपने पहले मोशन नहीं पढ़ा है तो आप वो वाला जो है वीडियो देख लें। तो चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, यानी जब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, और वेलोसिटी के चेंज को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। मतलब क्या हुआ, जब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। अब ये एक्सेलरेशन किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है, ये एक्सेलरेशन का रीजन क्या है, वो है ग्रेविटी। एक्सेलरेशन किस वजह से है, ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि जो अर्थ है उसको अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कर रही है, ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। इसलिए इस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस एक्सेलरेशन को हमने क्या बोला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। स्मॉल जी जो इसका सिंबल है वो है स्मॉल जी। स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी जो वैल्यू हम लेकर के चलते हैं वो है 9.8, और यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
यानी एक्सेलरेशन की यूनिट क्या थी, एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये भी एक्सेलरेशन है बट दिस इज ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। सेम सिंबल g है और ये इसकी वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कैसे आई वो यहाँ पर हमें जरूरत नहीं है बात करने की, आप इतना याद रखें। एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल जी। कैपिटल जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, वो जो है जीकेएसएसपी के सिलेबस में नहीं दिया है, फिर भी अगर हुआ तो हम इसकी कभी बात करेंगे। बट दीज बोथ आर डिफरेंट, ये एक कांस्टेंट है, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये आप थोड़ा सा याद रखें। तो ये जो है बीच में कंसेप्ट आ गया था ये जो है फ्री फॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वगैरह का, तो ये भी हमने थोड़ा सा यहाँ पर देख लिया है। अब नेक्स्ट हम जो है वो बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की थोड़ी सी। जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है विच इज ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मोशन के अंदर होता है तब जो एनर्जी उसके पास है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी जो है इसकी जो इक्वेशन है वो है 1/2 mv स्क्वायर, दैट इज हाफ mv स्क्वायर, ये है काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन, ये आप याद रखेंगे। यूनिट जो है सेम रहेगी एनर्जी की, दैट इज जूल। तो यहाँ पर m मास है, v जो है वो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर लेते हैं हम। अब ये इक्वेशन कैसी आई इसकी भी डेरिवेशन है जो हमें, क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यू टाइप है हमारा एग्जाम तो हमें ज़रूरत नहीं है इसलिए हम उस पर नहीं जाएंगे, आप बस इसकी इक्वेशन याद रखें। अगर आपको न्यूमेरिकल आ जाता है तो आप ये इक्वेशन जो है यूज़ करके निकाल सकते हो वो। उससे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ जैसा आप देख सकते हो कि ये कुछ हाइट के ऊपर जो है बाल को जो है उठाया हुआ है, और अभी जो है ड्यू टू हाइट या आप कह सकते हो ड्यू टू पोजीशन इस बाल के अंदर एक एनर्जी है जो कि अभी इसके अंदर स्टोर्ड फॉर्म में अभी वर्क नहीं हो रहा, लेकिन इसके अंदर एक एनर्जी आ चुकी है जिसको यूज करके काम किया जा सकता है। तो जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। इसके अंदर एनर्जी अभी जो है हाइट की वजह से है, तो जैसा ही इस बाल को यहाँ से रिलीज किया तो ये बाल जो है नीचे मूव करेगा, और जैसा ही इस बाल ने नीचे मूव करना जो है स्टार्ट किया तो जो इसके पास एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी वो अब क्या होगा कि ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। जैसे यहाँ आप देख सकते हो बाल को रिलीज किया, अब बाल नीचे आ रहा है, तो जैसे जैसे बाल जो है वो नीचे आ रहा है तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी अब वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो है कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो ये जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम पढ़ते भी हैं कि जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी थी ये अब जो है काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हुई, और जैसे जैसे बाल जो है नीचे आएगा ग्राउंड को हिट करेगा, तो जैसे ही ग्राउंड को हिट करेगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है वापस से चेंज हो जाएगी। एक तो जब बॉल नीचे हिट करेगा तो साउंड निकलेगी, तो साउंड एनर्जी, उसके अलावा यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी, तो उसके अंदर जो है कन्वर्ट होगी एनर्जी और ज़्यादा जो है ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर एक और बात हम कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है सिंपल सी बात कहता है कि एनर्जी जो है वो ना ही आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। एनर्जी कैन only be transferred from one form to another and the total energy remain constant। इस पे आप ध्यान दें कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। क्या मतलब हुआ, यानी कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पर से कि इस बॉल में यहाँ पर थी 20 जूल, हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर 20 जूल थी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, और अभी यहाँ पर क्योंकि बॉल जो है वो अभी स्टेशनरी है, यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, मोशन नहीं है, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है वो जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है। इस वक्त काइनेटिक एनर्जी जो है इसके अंदर वो है कितना, जीरो। तो एक तरफ हम पोटेंशियल एक तरफ काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। यहाँ पर से कि पोटेंशियल एनर्जी 20 है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, बिकॉज अभी मोशन इन्वॉल्व नहीं है। अब जब इस बॉल ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया तो क्या होगा, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो से कि जब ये बॉल जो है वो से यहाँ पर पहुंचा तो जो बॉल के अंदर एनर्जी थी वो अभी हो गई है कितना 15, और जब थोड़ा और नीचे जो है बॉल आएगा से यहाँ पर आया तो जो एनर्जी है उसके अंदर 15 से 10 हो गई पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ पर अगर आप काइनेटिक एनर्जी देखो यहाँ 20 थी यहाँ जीरो, यहाँ पर से के काइनेटिक एनर्जी अब इंक्रीज करेगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में जो है ट्रांसफर हो रही है, तो यहाँ पर से के 5 जूल हो गई काइनेटिक एनर्जी। देन थोड़ा बॉल और नीचे आया तो 10 जूल हो गई। देन बॉल थोड़ा और नीचे आया यहाँ पर से, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पर 5 हो गई है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज करके 15 हो गई है। एंड जैसे ही वो ग्राउंड को हिट करने वाला होगा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो 20 हो जाएगी जस्ट बिफोर हिटिंग। जैसे ही बॉल को हिट करेगा तो वो हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर आप किसी भी एक पॉइंट के ऊपर जो है इन दोनों का सम करते हो 20 + 0 तो ये 20 है,
15 प्लस 5 ये भी 20 है, इसको भी अगर आप प्लस करते हो तो ये भी 20, ये भी 20 होगा, ये भी 20, यानी किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम करते हो तो वो सेम आएगा, 20 ही आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये दोनों क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा किसी भी पॉइंट के ऊपर। तो आप ये याद रखेंगे कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगा अगर किसी भी दो पॉइंट के ऊपर आप उनको जो है ऐड अप करते हो, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी। वही हमने बात की, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू कांस्टेंट या कंजर्व। यही है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये आप याद रखेंगे, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट एक फॉर्म से दूसरे में ट्रांसफर हो सकती है। और पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी जो है हमने कहा ये कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहती है, इक्वल होगी किसी भी दो पॉइंट के ऊपर। ये भी आप जो है यहाँ पर याद रखें। अब यहाँ पर जो है एक और पॉइंट आप याद रख सकते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्योंकि जो एनर्जी है उसकी जो हम यूनिट यूज करते हैं वो है जूल, लेकिन जूल जो है वो क्या है, एक छोटी यूनिट है। तो अगर हमें बहुत लार्ज स्केल के ऊपर एनर्जी को जो है मेयर करना है तो हम ये स्मॉल यूनिट यूज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ उस केस में हम यूज़ करते हैं किलो वाट आर। अब किलो वाट आर जो है ये करंट वाले चैप्टर में वहाँ भी इसको डिस्कस किया गया है, वहाँ देख सकते हैं। बस यहाँ पर सिंपल इतना याद रखें कि कमर्शियल यूनिट एनर्जी की जो है वो है किलो वाट आर, और 1 किलो वाट आर जो है वो इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जोल के। अगर इसको हम जोल्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो है इसकी ये वाली वैल्यू आएगी, ये भी आप याद रखें। और दूसरा एक और चीज़ भी याद रखें कि 1 किलो वाट आर जो है वो इक्वल होता है 1 यूनिट के, ये भी आप याद रखें। तो ये वाली कन्वर्जन आप याद रखें। ये कैसे आया है इसको इतना भी ज़रूरत नहीं है देखने की, बट ये आप वैल्यूज़ याद रखें। एक तो कमर्शियल यूनिट कौन सी है, दूसरा कितने जोल के इक्वल है, और ये 1 यूनिट। जैसे आप अगर आप देखते हो जो बिजली का जो बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वहाँ पर यूनिट्स में होता है। तो ये जो है 1 यूनिट जो है वो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जोल के इक्वल है, विच इज़ इक्वल टू 1 किलो वाट आवर। तो ये भी आप जो है याद रखेंगे। और लास्ट में जो है हम थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं पावर की। तो लास्ट में हम थोड़ा सा देखते हैं व्हाट इज़ पावर। तो पावर जो है हम सिंपली बोलते हैं कि पावर इज़ वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। इलेक्ट्रिक पावर वो हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी वाले वीडियो के अंदर उसको जो है हम देख चुके हैं। तो पावर किसके इक्वल है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। आपने कितना काम किया और कितने टाइम में काम किया उसको हम बोलेंगे पावर। तो ये आप याद रखें। और पावर की जो यूनिट है, ऐसा यूनिट वो है वाट, ये आप याद रखें, ऐसा यूनिट इज़ वाट। और इसकी जो बिगर यूनिट है जैसे किलो वाट वो भी हम यूज़ करते हैं, जैसे अभी हमने बात की थी वहाँ पर किलो वाट आवर में। तो किलो वाट जो है वो 1000 वाट जो है वो इक्वल होता है 1 किलो वाट के। तो ये जो वाट है ये ऐसा ही यूनिट है और इसका सिंबल है W कैपिटल में। तो ये आप यहाँ पर याद रखें सिंपल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो जो हमारा ये टॉपिक है दैट इज़ वर्क एनर्जी पावर, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते थे फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट उनको थोड़ा जो है डिस्कस करने की हमने यहाँ पर कोशिश की है। तो hope it will be helpful. So that is all from this video. Thanks a lot for watching.